ठीक है, ऑल राइट। चल, कल yesterday we discussed about the themes. अरे कौन सा वाला? हम्म। लेफ्ट में, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये डबल आता है इसका अंदर, थीम्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट? कल ये डिस्कस किया था। ठीक है, समझ में आया? So in that modern Indian history, we have discussed so far about the arrivals of Europeans in India, right? तो कौन कौन से लोग इंडिया आए, राइट? यदि आपके पास ऑप्शन आपको दे दिया जाए, ऐसा मान लीजिए कि लेट्स से इंग्लिश, फ्रेंच, डच, डेन्स, ठीक है, मुगल्स, तो सबसे पहले इंडिया पोर्चुगीज, है ना? तो आपको ऑप्शन दिया जाए कि हु वर द फर्स्ट हु केम टू इंडिया, तो क्या हो जाएगा? बाबर कब आया इंडिया? बैटल ऑफ पानीपत, है ना? उससे पहले तो नहीं थे, है ना? देयर वाज, क्योंकि ये क्या है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुगल्स जो थे बहुत पुराने हैं, है ना? ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो लग रहा होगा कि ये पहले से ही थे यहाँ पे। बट एक्चुअली क्या हुआ, दे केम इन 1526, बैटल ऑफ पानीपत, राइट? ठीक, इसलिए देन इफ यू टॉक अबाउट पोर्चुगीज, वास्को डगामा 98, है ना? देन देन डच इन 1604, देन इंग्लिश, डेन्स कब आए थे? फ्रेंच कब आए थे? 67। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है? कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपको लगता है अंदाज़ा, तो क्विक रिप्लाई हम देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम दोगे ना यूपीएससी का, व्हेन यू विल अपीयर, तो ट्राई टू टेक अ बैक, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सोच करके उसके जवाब देना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्चुअल गेसिंग, कि कुछ आपको पता होगा, कुछ आपको पता करना होगा, राइट? तो इसीलिए क्वेश्चन सारे ऐसे ही आते हैं इसमें यूपीएससी के अंदर। नहीं, डेट्स लर्न नहीं करना, कोई ज़रूरत भी नहीं है डेट्स लर्न करने का, बट क्या होता है ना कि एक आइडिया होता है। अब जैसे ये ईयर, फॉर एग्जाम्पल, कि हु केम फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट हु कम फर्स्ट टू द लास्ट, है ना? तो ये पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, ये आप खुद से बना सकते हो। कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनी या कंट्री इंडिया आया, तो पहला कंट्री जो इंडिया आया वो कौन था? अच्छा, फिर सबकी फैक्ट्रीज, कल आपने पढ़ा था फैक्ट्रीज क्या थे? फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज, मोस्ट लाइकली अ प्लेस वेयर गुड्स वर stored, generally a fortified area, है ना, on the bank of a river or shore of a sea, right? तो वो फैक्ट्रीज थी। क्या बेटा? सी शोर होता है समुद्र तट का किनारा। वहां क्यों होती थी? क्योंकि आसानी होती थी वहां से सामान भेजना। नहीं होगा पहले के टाइम पे, हम टाइम पीरियड देखो कौन सा है, 1500। हवाई जहाज तो नहीं उड़ रहा ना अभी, सोच के देखो, 1500 के आसपास कोई हवाई जहाज था क्या? नहीं था।
ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना हो तो आप कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? शिप से जाओगे, है ना? तो शिप से जाओगे तो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए? पोर्ट, पोर्ट होंगे ना। तो एक यहाँ पे पोर्ट है, एक यहाँ पे पोर्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये अरेबियन सी है ना? ये बे ऑफ बंगाल है। क्या हुआ? मैंने बोला कि यहाँ पे पोर्ट है बॉम्बे, है ना? एक पोर्ट है यहाँ पे चेन्नई, मद्रास, है ना? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ऊपर जाओगे, यहाँ पोर्ट है नॉर्दर्न सिरकार्स, सुना ना? उत्तरी तट, राइट? ट्यूटिकोरिन, सुना है? कोचिन, राइट? तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज पोर्ट्स? बताओ, तुम सही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? नेचुरल हार्बर, कौन सा वाला? वेस्ट कोस्ट। और इधर जो ईस्टर्न साइड है डीप वाटर है। हाँ वेरी गुड, इधर क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं सारे, है ना? बनाना पड़ता है ना? ये नेचुरल हार्बर बना बनाया है। तो पानी का जो लेवल है वो शैलो है, कम है। तो जहाज को यहाँ पार्क करना है, ऐसे समझ लो जैसे कार पार्क करते हो, तो वहां रोकना बड़ा आसान है ना, क्योंकि केव है तो आसानी से दे कैन इजीली डॉक देमसेल्फ। हाँ, यहाँ कम होता है। ठीक है, तो डॉक मतलब आपने बॉम्बे का एरिया देखा है, सी बीच जहाँ शूटिंग वगैरह करते हैं, कभी देखा है? पिक्चरों में, मूवीज में शूट होता है ना, बेसिकली व्हाट यू से, हाजी अली जो दरगाह है उस पे बहुत सारे गाने शूट हुए हैं। देखा है कभी हाजी अली दरगाह? है ना, उस पे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे पिक्चराइज्ड हैं। तो उसके अंदर आप देखना कि दोनों तरफ पानी है, राइट? एंड वो बीच में बना हुआ है। तो बीच में इसीलिए बन पाया है, या फिर और जो भी बॉम्बे के आसपास का एरिया है, इट इज़ इजीली अवेलेबल, जाना आसान है। क्यों है? क्योंकि पानी का लेवल जो है वो शैलो है, नेचुरल है। यहाँ बनाना पड़ता है, तो इतनी आसानी से जहाज को यहाँ पे रोका नहीं जा सकता। समझ में आया? तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये इसीलिए जब आप बोलते हो सूरत, वाई एवरीवन कम हेयर एंड रीच्ड आउट, क्यों? क्योंकि वो आसान था, है ना, और जानते थे। क्योंकि सूरत वॉज ट्रेडिंग विद द अरब्स। कौन सी बात कर रहे हैं? कौन से टाइम पीरियड? 16th century. There were already a trade going on between Arab and Indians, right? So there was a trade. So we know this place. So that is why they all come at सूरत। समझ में आया? और ये कैसा हार्बर है? नेचुरल हार्बर। ठीक है, तो ये लोग आए, ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच, डच, डेन्स, मुगल्स, पोर्चुगीज, राइट? All docked themselves at Bombay, especially at that part, western side. क्यों? क्योंकि it was easy for them. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी। ठीक है, तो सबसे पहली फैक्ट्री जो इंग्लिश एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग मोस्ट और लेस लाइक ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सबसे पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई एट मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम नाम था, है ना? British came recalled as Masuli Pattanam in 1611. Although they get permission, ये मछलीपट्टनम में ही क्यों किया, सूरत में क्यों नहीं किया? सूरत में बाद में एस्टेब्लिश हुई। कंपटीशन, सूरत में एक हाँ बोलो। देखो, मछलीपट्टनम और सूरत, सब लोग आए कहाँ थे? सूरत। ठीक है, तो ऑल इंडिया वाज अंडर मुगल रूल, बाद में एस्टेब्लिश हुई क्योंकि, इसलिए 12 लिखा।
मतलब फैक्ट्री सबसे पहली इंग्लिश की, सेटल्ड एट सूरत इज डिफरेंट, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी वो अलग है। समझ में आ रहा है? फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड लेटर ऑन, दे ऑल केम एट सूरत बिकॉज सूरत वाज इजी टू डॉक। इसका मतलब ये नहीं कि वहां आकर के उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी थी। फैक्ट्रीज बाद में, फैक्ट्री क्या चीज थी? वेयर हाउसेस, मोर लाइकली टू स्टोर गुड्स, खुद का किलाबंदी करा गया, तो वो परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए, है ना, क्योंकि इट वाज ऑल अंडर मुगल रूल ड्यूरिंग दैट फेज, है ना। राजा है कौन है? जहांगीर, है ना। दे नीड अ मुगल फरमान इन ऑर्डर टू डू ट्रेड, ठीक है। सो ऑल्दो दे गेट परमिशन टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री, है ना, परमिशन नहीं थी, लेकिन मसूलीपट्टनम में परमिशन नहीं लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इट वाज नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द मुगल एम्पायर, ठीक है। इसलिए दे वर एबल टू एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम, एंड इट मछलीपट्टनम आल्सो एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। कौन रूल कर रहा था? नीचे अभी हम पढ़ेंगे कर्नाटक वाला रीजन, ठीक है, हैदराबाद, है ना। क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आप जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इन द 18th सेंचुरी या ग्लिम्प्स, जब हम पढ़ते हैं तो दे वर अंडर वेरियस रीजनल किंगडम, राइट। समझ में आया? तो परमिशन लेनी थी, परमिशन मिली, देन दे वर एबल टू स्टैब्लिश एट सूरत। उसके बाद जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई कहाँ हुई? बालासोर। बालासोर क्या है, कहाँ है? नहीं बना। बालासोर किस लिए फेमस है? चांदीपुर फील्ड, वो आपका टेस्ट होता है ना, मिसाइल, तो दैट इज व्हाई बालासोर इज फेमस फॉर। तो आपको थोड़ा सा पता करना है, ठीक है। चांदीपुर टेस्ट होते हैं ना मिसाइल्स वगैरह, आपकी अग्नि मिसाइल, नाग मिसाइल, तो ये रेंज है। तो दैट इज व्हाई बालासोर इज फेमस फॉर। इन अर्लियर टाइम्स इट वाज अ इंग्लिश फैक्ट्री इन 1633। उड़ीसा आइलैंड है? कैसे? ये उड़ीसा तो कनेक्टेड है ना, अंदर है इंडिया के, इंडिया इज अ पार्ट। आइलैंड किसे बोलते हो आप? कैसे होंगे, वही तो पूछ रहे हैं। कैसे होंगे आप बताओ, आइलैंड किसे कहते हैं पहले ये बताओ। चारों तरफ पानी हो। हाँ बिल्कुल है। इंडिया आइलैंड नहीं, इंडिया के पास आइलैंड है। अब इंग्लैंड के, तो उड़ीसा कैसे आइलैंड हो गया, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उड़ीसा के पास में आइलैंड है, बट इट इज इनसाइड उड़ीसा। ओहो। नहीं नहीं नहीं, मैंने उसमें जो लिखा बालासोर, बालासोर वाज अ पोर्ट ऑफ उड़ीसा, इट इज नॉट एन आइलैंड। अब क्लियर है? हाँ, मैं समझने में थोड़ा सा गड़बड़। आइलैंड बिकॉज आइलैंड इज ऑल साइड सराउंडेड बाय वाटर, लाइक लक्षद्वीप, लाइक दमन एंड दीव, लाइक अंडमान एंड निकोबार। है, हाँ पोर्ट पे होते हैं। रेंज है ना, आपके यहाँ जैसे महाजन फील्ड्स है, बोलते हैं, जैसे अपन बीकानेर जाते हैं तो महाजन फील्ड है, फायरिंग रेंज है ना। तो रेंज एस्टेब्लिश की जाती है, वो आर्टिफिशियल होती है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा दूर ले जा करके दे स्टेब्लिश आर्टिफिशियली, है ना। क्या? हाँ, तो वो अलग से बनाई जाती है उस चीज़ के लिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद दे हैड द अगेन फैक्ट्री एट हुगली। हुगली का है वेस्ट बंगाल। Then they have their factory at, did I told about, okay, Bombay,
ठीक है, so these are certain important factories which they established ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अब थोड़ा सोचो, यदि प्रीलिम्स में यदि क्वेश्चन बनाना हो इस चीज़ों को लेके, अरेंज द फॉलोइंग, और वेरी गुड, सबसे पहले किसका था, है ना, कहाँ इस्टेब्लिश किया, और थोड़ा सोचो, वहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाओ पहले। हाँ बीच में वो तो हो गया, चलो ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, या जो आपको पता हो ये नहीं। हाँ सारे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, ठीक है, मैच द फॉलोइंग हो गया, रॉन्गली मैच राइटली मैच। और थोड़ा सोचेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन, क्या जी, हाँ प्रेजेंट नेम, नेम नहीं पूछेगा, हाँ प्रेजेंटली कहाँ है ये पूछ सकता है, क्योंकि टेरिटरीज चेंज हो जाती हैं, ये पूछ सकते हैं, बट नो हार्ड एंड फास्ट, अभी भी सूरत, सूरत गुजरात में ही सूरत ही है, मछलीपट्टनम यू नो इन आंध्रा, कैलकाटा इज इन यू नो कैलकाटा, है ना, बॉम्बे बॉम्बे ही है, हुगली, बालासोर एक नया नाम होगा आप लोगों के लिए क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम सुना हो, बट अदरवाइज इट इज ऑल्सो बीन नोन इफ यू नो चांदीपुर। हाँ अभी तो वो नाम बताया ना, क्योंकि रेंज फाइल टेस्टिंग होती है वहां पे, इसलिए ये पूछ सकते हैं कि अब बस यही है कि इफ यू नो ऑन विच कोस्ट दीज पोर्ट आर, राइट, लाइक कोंकण बेल्ट में कौन कौन से पोर्ट हैं, कौन सी फैक्ट्रीज आर ऑन द कोंकण साइड, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, कौन सी फैक्ट्री मालाबार कोस्ट पे कौन सी है, नर्दन सिरकार पे कौन सी है, राइट, ठीक है, जिस वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला साइड, हाँ उत्तरी तट है, नहीं प्लेस ही है, तट मतलब कोस्टल एरिया, उस को बोलते हैं नर्दन सरकार, because in earlier time it was a province, sarkar is used to called as a province in a Mughal empire, है ना, तो later on these Britishers could not spell or speak सरकार, आपने देखा होगा कईयों के नाम है जैसे सुमित सरकार, ना सरनेम है, सरकार यूज टू बी कॉल्ड एज द गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, ठीक है, तो उस टाइम पे देवर ऑल दिस प्रोविंसेस वाज अंडर द बंगाल रूलर ऑफ व्हिच यू कॉल्ड एज नवाब ऑफ बंगाल, तो उनके अंडर में होता था, तो वो एरिया उसको कहने लगे नर्दन सिरकार्स, ऐसे नाम चेंज हो गया, ठीक है, सरकार एक सूबा, सूबा बोलते हैं, सूबा समझते हो, सूबा इज अ प्रोविंस, सूबेदार बोलते हैं ना, दार, दार मीन्स होल्डर, सूबे का दार, सूबा इज अ प्रोविंस, so during the period of Sher Shah he divided the provinces into sarkar, ठीक है, so these are called as province, क्योंकि नॉर्थ में था, नर्दन सरकार, क्योंकि इट इज फ्रॉम हेयर, ये उत्तरी तट कहलाता था, इधर वाला, अभी उसका वही नाम है, नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, नाम चेंज नहीं किया, इट इज साउथ, इट इज नॉर्थ, राइट, दैट इज वाई, समझ में आ रहा है, तो उस प्रोविंसेस को सरकार बोला जाता था। ऐसे ही सूबेदार, थानेदार, जागीरदार, किराएदार, हवालदार, जमींदार, जमादार, ये सब मुगल एम्पायर में यूज करे हुए नेम है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, हाँ हाँ बोलो, स्पेसिफिक पोर्ट ही है, नहीं नहीं, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से लगा हुआ तट, उसी को पूरी कोस्टल रेंज को नर्दन सरकार ही बोला जाता है,
पोर्ट कोई छोटा सा जगह थोड़ी ना होगा, वो तो पूरी कोस्टल एरिया बाउंड्रीज होगी ना, दैट डिफाइंड, जैसे कोंकण बेल्ट है ना गोवा वाले, मालाबार कोस्ट, कोस्ट लाइन ऐसे। तो अभी आपसे ये पूछ सकते हैं ना कि ये वाला कौन से कोस्ट पे है, जैसे अब बालासोर, बालासोर इज ऑन नर्दर्न सरकार्स, उड़ीसा में है ना। अच्छा, उड़ीसा इज आल्सो इन न्यूज विद वन और द अदर रीजंस, एक ऑलिव रिडले टर्टल्स की वजह से। ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ से आते हैं ये, पैसिफिक कहाँ है भाई? उड़ीसा पे आते तो है ना, क्योंकि ये न्यूज में थे, जस्ट बिकॉज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसलिए इट वाज इन न्यूज, राइट। तो ये पूछा जा सकता है कि विच इज ऑन विच कोस्ट। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा नदर्न साइड में, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आता है क्वेश्चन, ईस्ट टू वेस्ट। सो इन दैट मैनर यू कैन अरेंज। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा खुद से भी सोचना है कि क्या और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो बेटर यू विल arrange or think, the more you will understand the topic, right? ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये लिख लो थोड़ी सी फैक्ट्रीज आपको। डन। हुगली वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है, कोलकाता अलग है। कोलकाता वाज क्या चीज, ये सब पास नहीं आती इतनी, ये मन से सोचो मत ऐसे, सारी चीजें आसपास नहीं है। देखो, कलकत्ता वाज एक्चुअली बिल्ट बाय परचेजिंग थ्री लैंड, तीन गांव से मिलके खरीद के वो एरिया बना था कोलकाता, जो आप प्रेजेंट डे कलकत्ता जो है, जिसको आप बोलते हो, जैसे सूतानाती, कलिकाता, ये गांव के नाम थे, उनको जोड़ के बनाया गया था, राइट। तो आपको खुद से भी थोड़े से ये ढूंढना है फैक्ट्रीज किसकी कहाँ कहाँ स्टैब्लिश्ड है, राइट। few you will learn in the class, few from the textbook of course, और यदि एनसीईआरटी है तो उसमें मेंशन है। मिली वो एनसीईआरटी ओल्ड, पुरानी, पुरानी एनसीईआरटी मिली नहीं? एक ही ईयर नहीं है उसमें, वो जो नाम लिखवाए थे आपको, जैसे विपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी, वो एक ही है बुक, वो परसों से वही चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलो मिल जाए तो देखना एक बारी उसको। हाँ, सिटीज नहीं बेटा, पोर्ट है ये, फैक्ट्रीज हैं, सिटीज तो पहले से ही थी, फैक्ट्रीज किसे कहते हैं? हाँ, क्या होगा, रॉ मटेरियल हो गया। हाँ, वेयर हाउस तो फिर भी प्रॉपर है, रॉ मटेरियल तो फैक्ट्री में ठीक है आता है, रॉ मटेरियल तो यू गेट मैन्युफैक्चर्ड आउट है, तो फैक्ट्रीज में तो वो हो गया ना कि एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट भी ला करके रख सकते हैं और फिर वहां से बेच भी सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है ना, समझ में आया? अभी आप फैक्ट्री बोलते हो जहाँ रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेस होता है और एक प्रोडक्ट बनता है। अर्लियर टाइम्स में इट वाज जस्ट अ वेयर हाउस, आइदर ऑफ रॉ मटेरियल, आइदर ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया वाज आल्सो अ मार्केट फॉर देम, है ना, मार्केट है कि नहीं है, कपड़ा बाहर से आता था, जूता चप्पल सब बिकता था, है ना।
earlier times it used to go to London to get manufactured and then again come back to India. सरकार कंसेप्ट नहीं, सरकार क्या होता था शेरशाह सूरी के टाइम पे, देयर वाज provinces when he was ruling the Mughal empire or he was controlling the entire India. He divided his provinces into सरकार, named him as सरकार, तो इसलिए वो नाम पड़ गया नर्दन सरकार. ठीक है, चले आगे. चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही था, इंडिया इन द 18th सेंचुरी, अ ग्लिम्स. ठीक है, 18वीं शताब्दी यानी 1700 से 1799 तक. सो यू नीड टू राइट प्रोविंसेस. क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हाँ, इससे पहले आपको फैक्ट्रीज पता करनी है, कौन कौन सी फैक्ट्रीज कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी, क्योंकि इट इज ऑल पार्ट ऑफ योर मिडाइवल हिस्ट्री, नॉट मॉडर्न. मिडाइवल का पार्ट है, लेकिन मॉडर्न में क्या क्या चेंजेस होने लगे, क्योंकि व्हेन यू विल से, देखो टर्म है मॉडर्न हिस्ट्री, तो पहले ये बताओ मॉडर्न कब बोलोगे आप? लेटेस्ट मॉडर्न. व्हेन यू विल से दिस पीरियड बिगिन इन इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री हम बोलते हैं ना, 1700 से बताओ. मुगल डिक्लाइन तो 1858 के बाद हुआ था, लेकिन आप पढ़ते हो ना 7. क्यों अगले ही दिन के इंडिया मॉडर्न हो गया? मरने के तुरंत बाद भारत आज से मॉडर्न कहलाया. हाँ, तो प्रोसेस तो शुरू होता है तो वो तो लंबा चलता है ना, तो आप एक साल तो नहीं बता सकते. ठीक है, तो आप 1707 नहीं कह सकते कि डेथ ऑफ औरंगजेब बिकम योर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इंडिया बिकम मॉडर्न, नहीं ना. तो आप खुद ही सोचो फिर कब हुआ मॉडर्न. तो इट इज अ प्रोसेस. उस प्रोसेस में क्या क्या बदलाव आए, इट इज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन. सो दैट इज व्हाई वी कंसिडर दैट पीरियड अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी, इसलिए वी कंसिडर दिस फेज. मॉडर्न हिस्ट्री को हमने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया, कंसिडर करते हैं. स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि चेंजेस आए. चेंजेस आए, राइट? क्या चेंज आया था? बिल्कुल बिल्कुल, चेंज नहीं आए थे, चेंज होना शुरू हुआ था, एकदम बदलाव नहीं था. क्यों कंसिडर किया गया? बिकॉज देयर वाज एन इंसिडेंट, विद दैट इंसिडेंट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी, कि फर्स्ट टाइम एनी इन्वेजन और अटैक हैपेंड बाय द यूरोपियन साइड इन इंडिया इटसेल्फ. तो वहां से गवर्नेंस चेंज होने लगी. तो दैट इज व्हाई वी कंसिडर इट, कंसिडर माना जाता है कि इट इज पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. समझ में आया? उसके अंदर आने तक में बहुत सारा बदलाव हुआ, क्योंकि 1608 कंपनी वाज देयर. फ्रॉम 1608 टू 1757 टाइम लगा ना, तो वो 150 साल. इट इज पार्ट ऑफ मिडाइवल बट शिफ्टिंग टूवर्ड्स मॉडर्न, इसलिए. समझ में आया? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लियर है? चलो, तो इसमें सबसे पहला ये डिवाइड किसी ने नहीं करी, ये फेजेस में हिस्टोरियंस ने माना गया कि इस तारीख से पहले वी विल कंसिडर दिस एज एंशिएंट हिस्ट्री. हाँ हाँ, मिडाइवल का पार्ट है. मुगल्स को किस में पढ़ते हो आप, मिडाइवल में या मॉडर्न में? मिडाइवल में. मैं क्यों पढ़ते हैं, मॉडर्न में पढ़ लो. नहीं पढ़ाते तो हैं, लेकिन कोई कारण. लेटर मुगल्स, मुगल्स के बाद में ना.
थोड़ा बहुत आता है ना, ट्रांजिशन वाला फेज होता है ये। ठीक है, चलो देखो, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, व्हाई इट गॉट डिक्लाइंड, कौन बताएगा? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, व्हाट वर द रीजंस? नहीं, वो एकदम से अलग अलग हुए, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों हुआ? इंटरनल डिस्टरबेंस, सेपरेशन। औरंगजेब के बाद हुआ ना, औरंगजेब से पहले तक तो सब यूनाइटेड था, कंट्रोल था। वो तो औरंगजेब के पीरियड में हुआ ना, उसके कारण डिक्लाइन हो गया। वीक रूलर इज मोर अप्रोप्रिएट, कि बाद में, औरंगजेब के बाद में जो भी राजा हुए, दे वर वीक इन, वीक इन द सेंस, वीक क्यों बोला गया? नहीं तो कुछ लॉयल्टी नहीं थी, weak in the sense they were not able to handle that administration। हाँ, तो कहीं ना कहीं they were not able to control the entire empire। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी चेंज हो गया, बट वर नॉट एबल टू कंट्रोल्ड एफिशिएंटली। आपको किसी ने राजा बना दिया, मुकेश अंबानी के बाद में उनका बेटा एम्पायर चलाने लगा, एंड समहाउ ही बिकेम इनएफिशिएंट, could not control or manage। तो दिस इज व्हाट a skill, inefficient skill। inefficient थे, क्यों inefficient थे? because these people were busy somewhere else, है ना। जैसे कुछ हुए, मोहम्मद शाह रंगीला, नाम सुना है मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, नृत्य जारी रहे, उस टाइप का, शाम विद जाम, है ना, ऐसे ही चलता रहता था उनका पीरियड। तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड। उसका एक किस्सा है कि व्हेन मोहम्मद शाह रंगीला वाज ऑन हिज थ्रोन, द पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन के बारे में पता है? देयर वाज अ थ्रोन। हाँ, तो व्हेन ही वाज अटैक्ड, ठीक है, तो ही वाज वाचिंग अ डांस इन हिज कोर्ट, राइट, बिजी। उन्होंने जैसे मान लो कि दरवाजा है, वहां से वहां पे जो इनके सोल्जर्स होते थे, दे एंटर एंड टेल महाराजा की साहब की नादिर शाह ने अटैक कर दिया है, आप अपनी का आर्मी आगे के लिए भेजें। तो बोले कोई बात नहीं, अभी बहुत दूर है, नृत्य जारी रहे। तो ही इज बिजी इन दैट। देन ही रीचेस अप टू दिल्ली, आगरा, नादिर शाह। Then also again a person came, a soldier came inside, बोला कि साहब आप, महाराज की नादिर शाह दिल्ली आगरा तक पहुंच गया है, अब आप कुछ प्लानिंग करें, कहीं किसी को भेजें। बोले कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत दूर है, नृत्य जारी रहे। वो चालू रहा। तो फाइनली व्हेन ही रीचेस एट रेड फोर्ट आगरा, है ना, ही टोल्ड कि अब तो वो अंदर ही आ जाएगा। तब वो एकदम से उठा, सिंहासन से उठा और उठकर पीछे से भाग गया। तो वो आया आकर के यहाँ से, वो उसका पीकॉक थ्रोन और सब उठा के ले गया। बिकॉज इन अर्लियर टाइम पीकॉक थ्रोन की अपनी एक हिस्ट्री, बाद में दैट थ्रोन वेंट टू लंदन। जो सोने का सिंहासन था जिसमें नवरत्न जड़े हुए थे, मतलब ईच डायमंड्स वाज वेरी कॉस्टली एट दैट टाइम, तो इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, उसी में ले गया ना वो सब चीज़। तो अभी वो म्यूजियम में लगा रखा है। तो उस टाइम पे इंडिया वाज वेरी रिच, ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीक रूलर, इनएफिशिएंट रूलर, दैट थिंग्स गॉट चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। समझ में आया? तो ये बड़ा कारण था। क्लियर है? तो पहला जो दो इसमें डिवाइडेड है ना, मुगल एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू टू। एक, those regional kingdom who favors, who support the Mughal Empire, and who, second one, those who feel rivalry of the Mughal Empire। ठीक है, फेवर करने वाले जो रीजनल किंगडम थे, जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद, बंगाल,
अवध, अवध को पहले ऐसे लिखते थे, हार गए ना, हिस्ट्री पढ़ाते थे पहले। उसके बाद में उनको लगा कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ तो चुनाव लड़ लेना चाहिए, और उसके बाद में चुनाव लड़ा तो वो अभी पड़पड़गंज से, आई थिंक ही स्टैंड राइट, पड़पड़गंज से। उनको लगा कि I got very famous among the students, that why I must stand for an election just like any other। ये सब चलता रहता है, ठीक है। इन प्लेसेस पे नहीं, they were all under direct control of the Mughal Empire, right? Or they were also under the control of Mughal Empire, but they were not ready to give up their territories, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल सिख, है ना, पंजाब वाला रीजन, आप पढ़ोगे आगे, मराठास, they were all, since the time of Aurangzeb, Shivaji was trying to get away with the all the policies of Aurangzeb, पढ़ा है ना आपने। तो ये लोग क्या थे, कहीं ना कहीं इस कोशिश में थे कि वो जो बीच में फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, गेट वीक एंड वी कैन गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम दैट, आज़ादी मिल सके। नहीं, कैसे कर सकते थे, देवर समहाउ। एक तो होता है कि डायरेक्ट कंट्रोल होना, जैसे कि वो दे सपोर्ट, ठीक है। एक होता है कि आपको कुछ जनादेश दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल मराठास, है ना, देवर अंडर द कंट्रोल, दे हैव टू पे सर्टेन टैक्सेस टू द मुगल एम्पायर, ठीक है। अब जिस दिन आप टैक्स पे नहीं करोगे तो मुगल सेना आपको आक्रमण कर देगी, आपका टेरिटरी छीन लेगी, यू विल नॉट बी राजा एनी मोर, ठीक है, इस वजह से। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही राजपूताना स्टेट के साथ, राजस्थान के साथ भी यही था, बिकॉज इन अर्लियर टाइम दे ऑल फेवर मुगल एम्पायर, मुगल रूल, है ना, सिंस फ्रॉम दिस मानसिंह टू द राजा ऑफ जोधपुर टू बीकानेर एंड ऑल, दे ऑल सपोर्टेड एक्सेप्ट दिस मेवाड़ डायनेस्टी, ठीक है। बाकी सब ने फेवर किया, और मेवाड़ ने सपोर्ट नहीं किया तो अकबर इन्वेडेड, राइट। मानसिंह मुगल नहीं थे, लेकिन मानसिंह जो थे वो मनसबदार थे, उसके सेना के अंडर में काम करते थे, ऐसे समझ लो, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल, ठीक है। मुगल तो वही थे, कौन थे, बाबर, है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दे वर ऑल मुगल्स, औरंगजेब, क्लियर है। सो दे वर rivalries of the Mughal, they were favoring the Mughal, that is part of Mughal, क्लियर है। तो ऐसे 6 रीजनल किंगडम उभर के आए आफ्टर द डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन व्हेन टुक प्लेस एट द सेंटर ऑफ द इंडिया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो सबसे पहला जो एम्पायर फ्री हुआ वो था मुगल्स का बंगाल वाला रीजन। सो बंगाल वाज फाउंडेड बाय बंगाली है, क्या नाम था उसका, हाँ, फाउंडेड किसे कहते हैं, फाउंडर क्या होता है, जब आप इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित करते हो, व्हेन गेट सेपरेटेड अवे। रॉबर्ट क्लाइव, तो कंपनी का गवर्नर हुआ करता था। इसकी कैपिटल होती थी मुर्शिदाबाद। देखो मुर्शिद कुली खान, नाम कुली है, ये नहीं है कि कुली कोई बोझ उठा रहा है ये, है ना, आप ऐसा मत सोच लेना, राइट। मुर्शिद कुली खां, कैपिटल वाज मुर्शिदाबाद। वेयर इट इज, मुर्शिदाबाद कहाँ है, अभी यदि पूछा जाए वेयर इज मुर्शिदाबाद, बिहार,
यूपी बताओ। चलो ये देखो, इससे पहले एक फैक्ट बता देता हूँ क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है। इन 1800, जिस हिसाब से आपका नॉलेज है, 20% ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड was controlled by India। ठीक है, 1800 AD की बात है। 24% GDP of the world, entire world, not of India I am talking about, it is of entire world, was controlled by India। चाइना उस टाइम पे 2% था। इंग्लैंड उस टाइम पे 2% था। ठीक है, अभी 2025 AD चल रहा है। समझ में आया? इधर देख लो, इधर देख लो, समझ में नहीं आएगा फिर तुम्हें। टिल दिस पीरियड 1947 when English left, right, it was 24%, India was at 2%। ठीक है, उससे अंदाजा लगा लो when रॉबर्ट क्लाइव came to India, है ना, during that phase, तो जब रॉबर्ट क्लाइव आए थे तो ही रोट कि मुर्शिदाबाद was as famous and as rich and beautiful as लंदन। तो उसने ये लिखा था कि मुर्शिदाबाद जो है लंदन के जैसा या लंदन से भी बेटर सुंदर एक जगह है, शहर है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस टाइम दिल्ली, आगरा, लाहौर, ठीक है, बिदर, अहमदाबाद, दी वाज ऑल बिग सिटीज देन मुर्शिदाबाद। ठीक है, वो उससे भी बड़े हैं और मैग्निफिसेंट है। और आज हालत देख लो कि यदि मैंने आपसे पूछा मुर्शिदाबाद कहाँ है, आपको ये भी नहीं पता कहाँ है, ढूंढ लिया, है ना। तो दैट वाज एन आयरनी, क्योंकि वो तो एग्जाम में तो नहीं मिलेगा ना आपको मोबाइल। अभी तक याद नहीं हुआ। ठीक है, तो दैट्स द स्ट्रेंज थिंग कि आज हमें ये पता भी नहीं है। तो व्हाई इट हैपेंड, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दैट ऑफ कोर्स इट वाज एन इकोनॉमिक ड्रेन स्टार्टेड व्हेन दीज पीपल अपीयर्ड इन इंडिया। इसीलिए इसको मॉडर्न फेज इसलिए कहा गया क्योंकि उसके बाद में बहुत सारा बदलाव आया, चेंज आया। ठीक है, इसलिए उसको कंसिडर किया जाता है कि व्हाई वी कॉल्ड इट एज मॉडर्न, बिकॉज इट इम्पैक्टेड, चेंज आया ना, इसलिए। अब समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बंगाल कि इसके पीरियड में दिस बंगाल रीजन वाज इंडिपेंडेंट। पहले इट अंडर द मुगल रूल था ना। मुगल से मेरा मतलब है कि व्हेन यू आर रूलिंग अंडर समवन, अकबर महाराज हैं, है ना, राजा है पूरे हिंदुस्तान का। ठीक है, उसके अंडर में बंगाल एक सूबा है, प्रोविंस है, उसका एक सूबेदार है। तो अर्लियर देयर वाज अ पोस्ट कॉल्ड सूबेदार टू देम, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब दीज रीजनल किंगडम्स गॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जैसे इंडिपेंडेंट हुए दे हैव देयर ओन, जैसे अब मान लो खुद की कंट्री हो गई, फॉर एग्जांपल राजस्थान अभी इंडिया में है, मान लो थोड़ी देर बाद राजस्थान अलग हो गया, एक अलग नया कंट्री बन गया, लेना देना नहीं किसी से। तो जो भी यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, गवर्नर होगा वो प्रेसिडेंट बन गया, अलग हो गया ना, ऐसे। जो स्टार्ट करेगा उसको, जो किसी के अंडर द रूल में नहीं है। क्लियर है? समझ में आया ना? बहुत कंफ्यूजन है। आपने हिस्ट्री पहले किससे पढ़ी थी? पढ़ी नहीं है?
नहीं 10th में 12th में पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, मेरा वही पर्पस है कि 10th के बाद से हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप एक दो बार, इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना, थोड़ा सा दिमाग क्लियर हो जाएगा, खुल जाएगा, बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छा रहेगा। सेकंड, सूबेदार, you understand? Suba is a province, Dar is the rank given to them, right? Second. Marathas, you know Marathas? ठीक है, who found it? क्या थे ये? पेशवा। Who was पेशवा? पोस्ट है, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है ना, चीफ मिनिस्टर पोस्ट है, तो जस्ट लाइक पेशवा इज अ पोस्ट, ही वाज नॉट द किंग। किंग वाज साहू, द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, पुते, है ना। Shahu was the ruler of the Maratha province, right? He was the king. He was sitting at Satara. Satara is a place in Maharashtra nearby Pune. Balaji Vishwanath Peshwa used to sit at Pune. ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया? कि राजा है, बट राजा was not the actual ruler. The real power lies in the hand of पेशवा। ऐसा समझ लो कि ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह है और वो सोनिया गांधी है ना भाई, तो ऐसे समझ में जल्दी आएगा। पूना क्या है, जगह का नाम है ना पूना। पूना से ग्रैंडसन का मतलब, शाहू शिवाजी महाराज का ग्रैंडसन पुता था, वो राजा बना। क्या मतलब? मराठास तो पहले से मराठा रीजन ही कहलाया। शिवाजी वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम। हाँ हाँ हाँ, it was, but Shivaji was during the phase of Aurangzeb, right? He could not get independent. Independent हुआ when he was, the Peshwa was Balaji Vishwanath. हम्म, और इनका जो पेशवा जब थे, बालाजी विश्वनाथ जब थे, उस टाइम जो राजा था उसका नाम था शाहू। शाहू कौन था? ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। पेशवा एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे जो चीजें संभाल रहा है, ही वॉज बालाजी विश्वनाथ। समझ में आया? क्लियर है? बैक टू बैक 3 पेशवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो पीरियड था दैट इज फ्रॉम 1713 टू 20। सेकेंड पेशवा वाज बाजीराव फर्स्ट विदाउट मस्तानी, है ना। हाँ। क्योंकि एक होती है हिस्ट्री, एक होती है माइथोलॉजी, कहानियां जो आपको दिखाई जाती हैं, तो जरूरी नहीं है जो दिखाया जा रहा है वो सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जोधा वॉज द वाइफ ऑफ अकबर, अकबर जोधा, है ना, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट। प्रूव है ना, क्यों नहीं है? किसकी वाइफ थी? जोधा इज नॉट वाइफ, जोधा इज डॉटर इन लॉ ऑफ अकबर। आपके यहाँ मारवाड़ के राजा थे, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, उनकी बेटी थी जोधा, जिनकी शादी हुई जहांगीर से, दैट इज सलीम।
राइट। और वो फैक्चुअली किताबों में है, अपने यहाँ पे है, जो पोती खाना है ना यहाँ पे आमेर में, they have those factual writings of that period. किसने लिखा है? किसी ने लिखा? वो तो आपको संजय लीला बंसाली ने दिखा दिया, वो तो उन्होंने बना दिया ना। वो तो मूवी है ना, इसलिए तो देर आर लॉट ऑफ फाइंडिंग एज, जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी आई पद्मावत, राइट? You know about Rani Padmani? Was she there, actually there or not? She was wife of Ratan Singh, Raval Ratan Singh of Chittorgarh, right? But that book was written somewhere around 1540, Padmavat. That incident occurred in 1301 or 3, actually 3, one at Ranthambore and the 1303 was at Chittorgarh, ठीक है? And when Alauddin Khilji attacked, ठीक है, तो एक आदमी 250 साल बाद वो चीज़ लिख रहा है, फिर ये कहानी पहुंच रही है 18-19 सेंचुरी, 20th सेंचुरी में बंगाल, and there is a person named Abhindranath Tagore who pictographically represent the entire story, and then afterward from in 1900, from there in 2020 it reaches to Rajasthan, और यहाँ लोग झगड़ा करने लगे, आपने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दिया, झगड़ा कर दिया, मारपीट कर दी। पहले ये तो देखो कि वो कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो है भी कि नहीं। अभी आप जाओ चित्तौड़गढ़, जो गाइड होगा वो आपको घुमाएगा बड़े चाव से कि यहाँ ये देखिए रानी पद्मिनी का महल है, यहाँ से औरंगजेब ने उसे यहाँ इस तरह देखा था, है ना, कांच में देखा था, और उसके बाद में औरंगजेब पागल हो गया, राइट? Oh, sorry, not Alauddin Khilji. Alauddin Khilji, I'm sorry for that. So these are all mythologies, stories that have been recreated by somewhat author. This book was written, Padmavat was written by Malik Muhammad Jais. Jais is a region, that is why he is called Jaisi. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, लिखी नहीं थी, उसके पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया, कहानी बनाई गई। पद्मावत थी, पद्मनी थी नहीं थी वो नहीं पता ना, और तो लिख दो, आप भी कुछ लिख जाओ, हाँ से दो। क्या जी? नहीं, कोई स्टोरी नहीं थी, स्टोरी कौन रहता था? आप पहले स्पेसिफिक हो जाओ। हाँ, मानसिंह थे तो थे ना, वो तो फैक्ट है कि मानसिंह वाज देयर। पद्मावती थी आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन और राइटिंग्स दैट वी फाउंड फ्रॉम चित्तौड़गढ़। ये आपको पद्मावत की कहानी मिलती है यहाँ से 1540, उससे पहले यहाँ पे भी नहीं मिलती है, समझ में आया? तो जब यहाँ पे ही नहीं है, यहाँ पे जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी उसमें रानियों के नाम होते थे, जैसे बावड़ी जिसने निर्माण कराई, है ना, तो देयर इज मेंशन नेम रानी रस राम रस दे, ठीक है, रानी सो एंड सो। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है ना उसमें, अजमेर आमेर प्रशस्ति 1612, इट वाज ऑल रिटन, 1612 में लिखा गया था। और मान सिंह का पीरियड क्या है? नहीं पता ना। 1550 onwards to 1605 till Akbar was there, ठीक है, तो उसके टाइम पे ये प्रशस्तियां यूलॉजीज लिखी जाती थी, तो दैट इज व्हाई वी हैव एविडेंसेस।
फैक्ट। हाँ वैसे तो कोर्ट में पोएट होते थे, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, जयानक, पृथ्वीराज विजय, दी वर द कोर्ट पोएट हु हैड रिटन आउट देयर थिंग्स। हाँ ग्लोरीफाई करके और बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है ना वो जो आपको बोला जाए वो सही हो, उसमें फैक्ट्स और फाइंडिंग्स में मैच होना चाहिए, जानकारी हासिल करनी चाहिए, राइट। तो दैट इज व्हाई दीज ऑल वर रिटन। क्लियर है अब? तीनों याद रहेंगे। दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट, पेशवाज वर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट एंड बालाजी बाजीराव, है ना। क्योंकि इन्हीं के फेज में देयर आर लॉट मेनी चेंजेस हैपेंड। पीरियड वाज 1713 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 61। ठीक है। साहू वाज द किंग सिटिंग एट सतारा, ठीक है, नियर बाय पुणे। पुणे वाज द रियल पावर सेंटर, ठीक है। इसके अलावा भी ये लिख लिया था। ओहो, तुम कहानी सुन रहे हो, बस मजा आ रहा है। तो लिखो आप। लिखते भी जाओ। मुर्शिद कुली खान वाज इन द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, 1700 में आप लिख लो। पीरियड नहीं पूछेंगे, मत इतना वो अपने आप को बर्डनसम करो। जो काम का होगा वो बता दूंगा। क्योंकि क्या होगा ना, फिर बहुत सारी डेटा आ जाएगा और फैक्ट रटने की बजाय आप उसको समझ लो, बेटर है ना। क्योंकि फैक्ट तो भूल जाओगे और बाकी सारी चीजें कहाँ अभी सुनोगे तो याद रहेंगी। ठीक है, ये लिख लिया। डन। There are 4 more power centers of Maratha, right?
1, 2, 3 and 4. In Indore, you have Holkars. Gwalior, you have Scindias. Nagpur, you have Bhosle. बड़ौदा, ठीक है. दीज आर मोर 4 मोर पावर सेंटर. क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे थे, बोलो. मराठा कंट्री, हाँ मराठा उसके अंडर में है, लेकिन पावर सेंटर समझते हो, जैसे कि ये पूरा मराठा है, तो वो जो पुणे है वो कैपिटल है, ठीक है. यहाँ पास में सतारा है, और ये 4 पावर सेंटर्स हुआ करते थे, तो जहाँ से रीइंफोर्स किया जाता था मराठा आर्मी को. इन इंदौर यू हैव होलकर्स. सतारा में सिर्फ राजा है, वो की नॉमिनल हेड है, टाइटुलर हेड है. अब आप बोलो कैपिटल राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं है, दिल्ली है ना कैपिटल. तो रीइंफोर्समेंट मतलब जब भी लड़ने जाना होता था किसी जगह पे, तो यू गेट दी हेल्प फ्रॉम दीज 4 मोस्ट पावरफुल सेंटर्स. जैसे इंदौर यू हैव होलकर्स, है ना. ग्वालियर यू हैव सिंधियास. यू नो एनीवन सिंधिया, एनी रूलर विच इज स्टिल प्रेजेंट. ज्योतिराव सिंधिया. आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर जो रही मेन, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो क्या है, वो ग्वालियर, रूलिंग दैट एरिया ऑफ ग्वालियर, ठीक है. इन नागपुर यू हैव भोसलेस. इन बड़ौदा यू हैव गायकवाड्स, ठीक है. तो ज्ञात करने का तरीका 4 बार इधर, 4 टाइम्स इधर, ऊपर नीचे लिख के, फिर आपको याद हो जाएगा. क्लियर. तो बताओ इंदौर में कौन है, होलकर्स. बड़ौदा में गायकवाड़. नागपुर में भोसलेस. और ग्वालियर में सिंधिया. ग्वालियर वाला तो याद रहेगा ही आपको, इजी है ना. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम गॉट इंडिपेंडेंट वाज ऑफ अवध. अवध को ये लोग ऐसे लिखते थे पहले, है ना. अवध को कैसे लिखते थे, OUDH. आप पुराना एटलस देखोगे, हिस्टोरिकल एटलस, इट्स बीन रिटन लाइक OUDH, अवध. आपने देखा मूवी कानपुर, कानपुर को कानपुर, है ना. इट इज रिटन इन द एंशिएंट टेक्स्ट, जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें आपको ये सब नाम मिलते हैं. कश्मीर, ठीक है. तो कभी कंफ्यूजन हो जाए कि विच वन इज करेक्ट, तो एक रूल है, ठीक है. रूल ये है कि when, because there is a lot of confusion in writing. जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह पे आपको टेक्स्ट मिलेगा जहांगीर, एक मिलेगा जहांगीर, तो कौन सा वाला जहांगीर सही है, दोनों सही है ना. क्योंकि जहांगीर फारसी का वर्ड है, वो फारसी ऐसे 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 करके कुछ कुछ लिखे होंगे, है ना. उर्दू में होगा, राइट. फारसी है, स्क्रिप्ट है. तो एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल a word called पूजा, कौन सी पूजा सही है, फर्स्ट वाली. क्यों, क्यों पूजा हिंदी का वर्ड है ना.
ये बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में लिखोगे, दोनों ही सही है, बस पूजा से पूछ लो वो कैसे लिखती है ना, नहीं तो उसका नाम है ना, गड़बड़ हो जाएगी। So the rule is that if it is written in which language you are talking about, then it can get different. But otherwise, if you are writing in English, तो make sure करो जब आप पहला वर्ड यूज कर रहे हो कहीं पे भी, when you are writing in 150-200 words, तो वो ही सेम लिखो। ये नहीं कि पहले जहांगीर ऐसे लिख दिया फिर बाद में उसी के अंदर जहांगीर ये लिख दिया, ठीक है। सिमिलैरिटी रखनी है, ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्ध, बुद्धा बुद्धा करते हैं, एक्चुअली बुद्ध इज अ हिंदी वर्ड, बुद्ध, बुद्धा, राम बोलो रामा, हाँ ये हाइफन होता था, क्योंकि द प्रॉब्लम इज इट इज एक्चुअली राम, राम, हाँ प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, राम, हाँ कृष्णा, राइट। तो पहले सबके पीछे नहीं, अंग्रेजों ने लगा दिया, अंग्रेजों ने ए लगा दिया, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट साउंड इन देयर वोकैब। बोला नहीं जाता था, रामा नहीं बोला था, वो बोलते रामा, अभी भी ऐसे ही करते हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है। तो हरे नहीं थे राम, ठीक है, राम कृष्ण, रामा, तो फिर वो उनकी तो मजबूरी थी, आप लोगों की अदा बन गई, तो दे स्टार्टेड रिसाइटिंग हरे रामा हरे कृष्ण। तो वो भी इस्कॉन में आप जाते हो ना, इंटरनेशनल श्री कृष्णा कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, so they started pronouncing the same, chanting that same name, so that becomes Hare Rama Hare Krishna. समझ में आया? तो these are actually some fault which occurred in the past, but we have accepted it in the society as a whole. तो ऐसे ही अवध, अवध was founded by सादत हसन खां। इसको टाइटल दिया गया इसका कैपिटल होता था ठीक है, सादत हसन खां, बुरहानुल मुल्क इज द टाइटल। हाँ पोस्ट बोल लो, टाइटल बोल लो, एक्चुअली इट इज अ टाइटल गिवन बाय द मुगल रूलर्स। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू प्रोनाउंस्ड इट, तो नाम के आगे लगा दिए जाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल निजाम उल मुल्क उर्फ आसिफ जहा उर्फ चिंचकिलिच खां आ रहे हैं, और हिंदू राजा है तो राजा सूर्यवंशी सूर्य प्रतापी राजा वीर महेंद्र प्रताप सिंह, और आम आदमी है तो हरिया हल्कू रामू अब्दुल्ला सलमान शाहरुख, ठीक है। सो देर आर डिफरेंस, तो नाम से पता चल जाता है कि वो रॉयल कैटेगरी का है, एलीट क्लास पर्सन है या आम आदमी है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड अ क्लास, राइट। सो फ्रॉम दिस टाइटल, तो इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने, द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ब्रॉट आर्टिकल 18, हाँ वो इसीलिए लाया गया था, ताकि आप ये नहीं अभी यहाँ क्लास में कोई आ जाए सूर्यवंशी सूर्य प्रतापी राजा वीर में अलग से सीट लगाई जाए, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो कैपिटल ब्लॉक लेटर्स होता है आपसे नाम भरवाते ना, तो उसमें इसीलिए उसमें लिखा जाता है कि 33 तक ही भरना, ये नहीं आप चालू हो जाओ, राइट, क्योंकि कईयों के नाम और भी बड़े बड़े होंगे। बट देर आर डिफरेंस बिटवीन द टाइटल्स इन द अवार्ड, यू नो अवार्ड, जैसे पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, राइट, परमवीर चक्र, राइट, दीज आर अवार्ड, ठीक है। अवार्ड आप दे सकते हो, जिसको अवार्ड मिला वो अपने नाम के आगे लगवा लेता है, पद्मश्री पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है, वो अलाउड है। हाँ वो तो सरकार दे रही है ना, टाइटल अवार्ड दे रही है। नोबल लॉरेट जिनको नोबल प्राइज मिलता है,
हाँ, उन्हीं को मिल सकता है, अब हर किसी को तो नहीं। उसमें भी एक बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। कौन देता है नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज कौन बांटता है? पहले का पहले का बट रहा है, पोस्ट बड़े हैं बट रहा है। हाँ जी, देयर अ प्लेस कॉल्ड ऑस्लो, नॉर्वे में। सो सो देयर इज दिस कंट्री डिस्ट्रीब्यूट नोबेल प्राइज अक्रॉस द नेशन। तो ट्रम्प का नाम भी गया हुआ है ना? इजरायली प्राइम मिनिस्टर को मिला हुआ है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, एक मिनट, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा ना आप। इंडिपेंडेंट होने के बाद वो टाइटल तो इट वाज गिवन बाय द मुगल्स, उसके बाद तो और लगा लो आप कुछ जो आपको ठीक लगते हैं। हाँ, हटा सकते थे, बट अच्छा लगता है कोई टाइटल क्यों हटाएगा? आपको किसी उपाधि दी है किसी ने, तो यू रिमूव नहीं। नोबेल प्राइज आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, जैसे साइंस के लिए अलग मिलता है, केमिस्ट्री के लिए अलग होता है, आर्ट के, पीस के लिए भी अलग होता है। जैसे पीस के लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर को मिला हुआ है, राइट? जब सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा उन्हीं लोगों ने किया। यासर अराफात को मिला हुआ है, who was once being called as a global terrorist on the top rank। ठीक है, तो बोलते हैं कि ये फिक्स्ड होते हैं कई जगह पे। जैसे कुछ प्राइज होते थे, जैसे आपके यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं ना, ऐसा समझ लो। तो आमिर खान लेने नहीं चाहता, क्योंकि उसका यही कहना है कि ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये सब मोटिवेटेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, पहले से डिसाइड कर लिया होता है किसको देना है। एक टाइम था जब अनिल कपूर अपने पीक पे हुआ करते थे, ड्यूरिंग 70s 80s 90s समवेयर अराउंड। तो पहले क्या होता था, एक टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इंटरनेट नहीं होता था। जो मैगजीन आती थी फिल्म फेयर, उसमें एक वाउचर होता था, उस वाउचर को आपको भरना होता था। ठीक है, वाउचर को भर के अपना नाम डाल के आपको पोस्ट करना होता। तो वो क्या करते थे कि मैगजीन जो है खूब सारी बल्क में खरीद लेते थे, 1 लाख 2 लाख, और उसको फिर अलग अलग जगह से भेज देते थे बॉम्बे की पोस्ट में। जैसे एक दिल्ली, एक चेन्नई, एक वहाँ। तो फिर जब नाम निकलता था कि ही इज मोस्ट पॉपुलर अमंग द क्राउड, तो दैट इज हाउ इट इज बीन गिवन। तो ऐसे ही ये जब पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न मिलता है, तो आप यहाँ से बैठ के बता सकते हो कि दिल्ली में किसकी सरकार है। हाँ, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, राइट? सो यू नेवर नो हाउ व्हेन टू गेट, हाउ टू गेट। कई बार सरप्राइज भी होता है कि इनको क्यों दे दिया, अभी इसको मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो हाँ, ये नॉर्वे देता है। तो इसमें गांधी वाज बीन नॉमिनेटेड थ्राइस बट नेवर गेट अ नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, 3 बार ना गांधी जी का नाम गया था, तीनों बार नहीं दिया गया। और जो गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो किया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन्ग सान सू की ऑफ म्यांमार, नेल्सन मंडेला अफ्रीका, दीज पीपल गॉट नोबेल पीस प्राइज। उसमें लिखा गया दे वर्कड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। समझ में आया कुछ? तो दिस एन आयरनी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी का, इंसान का स्टेचर इतना बड़ा होता है कि आप उसको अवार्ड दे करके उसको सिमिलर नहीं कर सकते। ही इज बिगर देन दैट। तो all across the globe he is known for Gandhian non-violence principle, so that is why he's been recognized as a more bigger than the Nobel Peace Prize, इसलिए। समझ में आया? तो दिस, हाँ, फैजाबाद, हाँ, पास में है। फैजाबाद अभी एक जगह है, छोटा हो गया अब तो। वही वाली बात, मुर्शिदाबाद कहाँ है पता नहीं, फैजाबाद कहाँ है, यूपी में है वैसे। तो इट इज़ नियर बाय लखनऊ।
तो लेटर इट बीन शिफ्टेड टू लखनऊ, फिर तब से लखनऊ ही रहा, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय चिंच किलिच खां। चाइनीज नहीं है ये, नाम था चिंच किलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क, और इसका एक और नाम भी है आसिफ जहां। ठीक है, बुरहानुल मुल्क, पूरे मुल्क का एक राजा, द एंटायर प्रोविंस। मुल्क, मुल्क तो समझते हो ऐसे। हाँ, राजा उपाधि है, टाइटल है। अब ऐसे ही निजाम है, तो हैदराबाद में निजाम है, बंगाल में नवाब है। पहले बोलते थे नवाब, नवाब साहब मतलब ही इज अ बिग शॉट। अभी बोलते हैं यार ये बड़े नवाब हो रहे हो तुम। तो जो भी आलसी आदमी होता है, कुछ काम वाम नहीं कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं नवाब हो तुम। पहले नवाब साहब, हाँ नवाब साहब उठ गए। ठीक है, हाँ मतलब कि अपने आप में इट इज लाइक अ वेरी बिग थिंग। और आसफ जा लिख लिया। कितने हो गए किंगडम्स? 4। One important kingdom was Mysore, headed by Hyder Ali. Capital was Srirangapatnam. Srirangapatnam was a garrison. Garrison is a place which is called where arms and ammunitions were kept. आर्मी रहती है, जैसे दिल्ली कंटोनमेंट, दिल्ली कांट। ठीक है, तो पहले के जमाने में कैंटोनमेंट को उसको बोला जाता है गैरिसन। हैदर अली, राइट। इसमें जो मैसूर का राजा था उसका नाम था ये राजा है मैसूर के। हैदर अली अगेन, जैसे वहां पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, ही वाज अ मिलिट्री पर्सनल हु केम टू पावर। ही वाज इन द आर्मी, लेटर ऑन ही अडॉप्टेड एज अ सीनियर मोस्ट आर्मी मेंबर, जैसे जनरल बना दिया जाए। ठीक है, तो ही द एक्चुअल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ हैदर अली। हैदर अली हाँ, तो राजा तो टाइटलर हेड थे। ये वैसे ही हैं जैसे पेशवा और साहू थे। मेन पेशवा था। अब तुम समझने लग गए हो। ठीक है, इसने अपना अखबार, इसने राजा को रहने दिया, हटाया नहीं। बट द रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ श्रीरंगपट्टनम। राजा कहाँ रह रहा है? मैसूर में। ठीक है, वहां मैसूर से 30 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, मैसूर आज भी मैसूर है, मैसूर पैलेस है। तो व्हाट मैसूर इज फेमस फॉर? हाँ, आरबीआई नोट छापता है।
हाँ मैसूर पैलेस है, गुड। तो दैट किंग इज स्टिल अलाइव, अभी भी वहाँ पे वुडेयार डायनेस्टी है। और मैसूर दशहरा फेस्टिवल के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। दशहरा फेस्टिवल इंडिया में सबसे बड़ा यदि कहीं होता है, इट इज़ इन मैसूर। वहाँ पे अभी भी राजा जो है हाथी पे निकलता है विद बिग पॉम्प एंड शोज, ठीक है। वो बात अलग है कि अब चार बत्ती या रेड लाइट पे उसको कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला रोक देता है, क्योंकि अब राजा महाराजा हैज बीन गॉन, है ना, डेमोक्रेटिक वर्ड है। तो उसमें एक फोटो आया था, द हिंदू के अंदर आर्टिकल छपा था, जब क्या हुआ था कि हाथी तो रेड लाइट थोड़ी ना समझता है ना। तो व्हेन ही वाज क्रॉसिंग, बिकॉज इट वाज अ दशहरा फेस्टिवल, एट दैट टाइम ही यूज्ड टू सिट। अब वो क्या हुआ कि कुछ पीछे रह गए, कुछ आगे रह गए, तो उनका हाथी थोड़ा अकेला आगे निकल गया था रेड लाइट क्रॉस करके। तो अगले दिन इमेज में आए थे कि स्टिल द लेगेसी कंटिन्यूज बट हैव गॉन इन बाई लेन, ऐसा लिखा हुआ था द हिंदू में। तो उसका मतलब ये था कि राजा महाराजाओं सब जा चुके हैं, बट अभी भी कुछ जगह बाकी है, तो वो यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। आप ही जैसे आपके यहाँ है ना, राजा दिया कुमारी जी, यहाँ पे महारानी है अभी भी, सिटी पैलेस अभी भी उनके अंडर में है। ऐसे ही आप उदयपुर जाओगे तो सिटी पैलेस जो है वहाँ पे अभी भी लक्ष्यराज सिंह करके रहते हैं राजा, तो दे हैव, हाँ। तो ये सब चलता रहता है, बट एक्चुअली पावर नहीं है इनके पास, है ना। अब सिर्फ नॉमिनल है, हाँ देखने के लिए म्यूजियम में रखने लायक है, ठीक है। खाना खा लो 500 रुपये में। आजकल तो ये भी करते हैं राजा कि आपको फॉरेनर्स आते हैं तो हमारे यहाँ पे जैसे ठिकानेदार होते हैं, यू इफ ईटिंग डिनर विथ रॉयल लेगेसी हिज हाईनेस, वो बना दे ठाकुर साहब, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उनका काम उसी से चल रहा है, ठीक है। तो ये सब भी चल रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट ये लिख लिया। लास्ट इंपॉर्टेंट किंगडम वाज ऑफ पंजाब। पंजाब was ruled by capital was लाहौर, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, है ना। क्योंकि इन अर्लियर टाइम योर पंजाब इज मोस्ट लाइकली नॉट द पंजाब विच यू सी टुडे, जहाँ आम आदमी पार्टी है, भगवंत मान सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, वो उतना नहीं है। पंजाब का मतलब हुआ करता था पंजाब द रीजन प्रेजेंट प्लस हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर एज वेल। अभी जो आपका हिमाचल प्रदेश है जस्ट अ स्मॉल यूनिट, ठीक है, उसमें उत्तराखंड भी है ना। तो हिमाचल वाला एरिया, उत्तराखंड का कुछ पोर्शन एंड द कश्मीर, राइट, हाँ। और योर दिस साइड पाकिस्तान वाला पंजाब, लाहौर जो अभी कहलाता है, तो दैट होल एरिया ऑल टुगेदर फॉर्म्ड वन पंजाब। उसका एक राजा है, उस राजा का नाम है महाराजा रणजीत सिंह, समझ में आया। तो बहुत बड़ा एम्पायर है, वो इतना बड़ा है कि आपका इंग्लैंड जैसे फॉर एग्जांपल अभी का राजस्थान इज इक्वल टू जर्मनी, बिगर देन जर्मनी, है ना। 17 टाइम्स और टाइम्स ऑफ इसराइल, और सम 8 to 10 टाइम्स ऑफ इंग्लैंड। इतना बड़ा है एरिया वाइज यदि आप बात करते हो तो, ठीक है। तो उस जमाने का पंजाब, उस जमाने का बंगाल, तो बंगाल का मतलब वो नहीं बंगाल जो आप वेस्ट बंगाल देख रहे हो, इट इज एक्चुअली असम, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश, बांग्लादेश पूरा, ठीक है, टुगेदर फॉर्म वन बंगाल, राइट। तो बॉम्बे इज नॉट जस्ट बॉम्बे, बॉम्बे ऑक्यूपाइड द कंप्लीट गुजरात, उधर का कच्छ वाला एरिया, और दैट टू कराची वाला एरिया ऑफ पाकिस्तान, टुगेदर फॉर्म वन बॉम्बे, समझ में आया। तो when we are talking about modern history, we are talking about that Bombay, that Calcutta, that Bengal, that Punjab,
वो बहुत बड़ा है ना। तो इसीलिए व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी कम एंड अटैक्ड और फाइट इन दीज एरियाज, so they were actually try to govern the whole or complete provinces. अब समझ में आ रहा है? तो it was ruled by महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। इसमें और एक सिमिलैरिटी थी, you know this person M.A.K. पटौदी, पटौदी नहीं पता? सैफ अली खान के फादर, सैफ अली खान को जानते हो? बिग शेम, मंसूर अली खान पटौदी। एक्चुअली होना उल्टा चाहिए था कि आपको इससे उसकी पहचान करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट केस है क्योंकि हाउ पुअर वी आर। क्या है चाकू? हाँ तो स्टैब्ड हुए थे, लेकिन कुछ किया होगा तो फेम मिला, उससे पहचान हुई, राइट। एक्चुअली इनका नाम ज्यादा बड़ा था, है ना, because he was the captain of the Indian cricket team the first time when any cricket team went outside India and won the matches in 50s 52 न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हराया था। हाँ यही तो है, अब आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। तो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन M.A.K. पटौदी एंड महाराजा रंजीत सिंह? बोथ आर वन आइड पर्सन, एक आंख से अंधे थे, दिखता नहीं था इनको ड्यूरिंग द मैच। सो विथ वन आई उन्होंने वो करिश्मे किए जो लोग दोनों आंखों से भी नहीं कर पाते। यहाँ दोनों आंखें खोल के भी विराट कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो रहे हैं, है ना। तो बड़ा किन को लेके कैप्टन बने थे? क्या किसने कहा आपको रुपए देके कैप्टन बने? ये स्पॉन्सर करना तो कुछ टैलेंट भी तो होगा ना, खेले भी थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहाँ परफॉर्मेंस नहीं है, अभी भी चार्ट है ना। आप उसमें देखोगे यदि 100 बनाया है तो खुद ने बनाया ना, या पैसे देके बनवाया था? आप 1950s का जो दौर है ना, यही तो है ना, ये आप यहाँ बैठ के हम जज करते हैं ना, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, तार्किकता के आधार पे हम कंक्लूजन करते हैं, एक होता है सब्जेक्टिविटी, दैट वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड समथिंग और उसको प्रूव करने के लिए हम नई नई चीजें लाते हैं, है ना। तो दैट इज अ वेरी बिग, बोलते हैं ना जिसमें बहुत खतरनाक हो जाता है वो, क्योंकि यू हैव इफ यू हैव टू प्रूव दैट गांधी इज अ विलन, तो आपके दिमाग में गांधी विलन है, अब आप उसका तरीका ढूंढोगे कि कंक्लूजन कैसे बनाया जाए कि गांधी को विलन साबित किया जाए। तो ऐसे ही व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम आइडेंटिटी सम पिक्चर, सो यू हैव टू conclude it in your mind without knowing the actual fact and then you have to prove that। तो वो बड़ा खतरनाक, क्योंकि पता तो होता ही नहीं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं ये, ठीक है। तो आपको याद रहेंगे 6 किंगडम, कुछ रोल नहीं है, बट बोथ आर वन आइड पर्सन, एक आंख से थे, हाँ हाँ बस नहीं था। आपको 6 किंगडम याद हुए? बताओ जल्दी से कौन कौन से थे, 6 बता दो जल्दी से नाम। बंगाल, मराठास, पंजाब, अवध, मराठास हो गया ना वो पूरा, मैसूर एंड हैदराबाद, ठीक है। बंगाल वॉज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खां, पंजाब मराठास बालाजी विश्वनाथ, एंड हु वाज द किंग? शाहू। मैसूर हु वाज द किंग? किंग चिक्का के कृष्ण राजा, हाँ, एंड हु वाज द रियल फाउंडर? हैदर अली, राइट। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद? चलो अवध का कौन था?
अवध हो जा, अवध का कौन था, अवध हो जा। सादत हसन खान उर्फ बुरहानुल मुल्क। तो आपको ये किंगडम, रीजनल किंगडम क्लियर है? ठीक। इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ, दैट इज द ट्रिपाटाइट। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, ठीक है, अभी आपने लिखा पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, अलग अलग नए नए रीजनल किंगडम्स स्टेब्लिश हुए, तो उस दौरान, है ना, उसके बैकग्राउंड में, ठीक है, क्या हो रहा था कि देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन, ठीक है, देयर इज अ ट्रेड गोइंग ऑन बिटवीन अरब्स एंड इंडिया, ठीक है। पोर्चुगीज आए तो दिक्कत हुई, किसको दिक्कत हुई, अरब्स को। तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरब्स एंड पोर्चुगीज। विद द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज, अरब हैड अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज अरब वाज ऑलरेडी ट्रेडिंग विद इंडिया, ठीक है। तो ये लड़ाई कुछ 100 साल चली, ठीक है। फाइनली पोर्चुगीज वॉन एंड दे वर एबल टू कंट्रोल, व्हाट कंट्रोल, द कोस्टल एरियाज, है ना, ऑफ इंडिया, वेयर दे वर ट्रेडिंग। अरेबियन सी पे अधिकार हो गया, किसका हो गया, पोर्चुगीज का। तो दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द फेस, समझ में आ रहा है, विद द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज, आप लिख लो इसको ताकि भूलोगे नहीं, विद द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन द 16th century, 16, with the arrival of Portuguese in the 16th century, हाँ, कितना था, 1498 था ना, तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 1500 to 1599, तो इन जनरल सेंटेंसेस वी राइट 16th century, ठीक है। विद द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन द 16th century, द अरब्स and the Portuguese started fighting. The Arabs and the Portuguese started fighting or clashing in the Arabian Sea. For the supremacy, clashing in the Arabian Sea, for the supremacy to control, for the supremacy to control trade and trade route, for the supremacy to control trade and trade route. तो इस पैराग्राफ से आपको समझ में आएगा कि पोर्चुगीज थे तो कुछ लोग पहले से वहां मौजूद थे, कौन थे, अरब्स। अरब्स कौन होते हैं, पुअर अरब्स who speak Arabic language, right? समझ में आ रहा है? कभी भी, कल मैं बता रहा था आपको, you never associate any region with a religion. For example, when you talk about Arabic word, so it is not Islam only. Christians were also living. 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो अरेबिया, अरेबिक बात करते हैं तो 3 कॉन्टिनेंट इसमें एसोसिएट होते हैं, जैसे नॉर्थ साइड ऑफ अफ्रीका, इजिप्ट, आपका यूरोप वाला हिस्सा, पार्ट ऑफ ग्रीस, टर्की, टर्किश, राइट, एंड वेस्ट एशिया टुगेदर फॉर्म, वेस्ट एशिया इसलिए क्योंकि वेस्टर्न साइड में आपकी, राइट। तो हाँ, लैंग्वेज है ना वो तो, धर्म आपका कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाहौर में कौन है, पंजाबी है,
लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। पंजाबी बोलते ना। रिलीजन क्या है? रिलीजन लाहौर में मुस्लिम्स। अमृतसर लैंग्वेज क्या है? रिलीजन क्या है ना? अंतर। लाहौर स्क्रिप्ट फारसी होती है, बोलते पंजाबी हैं, उर्दू नहीं बोलते। उर्दू क्या है? उर्दू स्क्रिप्ट हो गई, लैंग्वेज है। फारसी स्क्रिप्ट है। उर्दू, उर्दू क्या है? उदड़ू। उदड़ क्या है उर्दू? उर्दू इज अ लैंग्वेज। उर्दू से आप किसको कनेक्ट करते हो, हिंदू या मुस्लिम्स? मुस्लिम। ये आपका बोलते हैं इग्नोरेंस, जहालत। बिकॉज उर्दू वॉज डेवलप्ड बाय नॉर्थ दिल्ली और यूपी, मोस्टली ब्राह्मण्स। ठीक है। किसने ओरिजिनेट किया? ब्राह्मणों ने। ठीक है। आपने उसको टैग कर लिया किसके साथ? रिलीजन के साथ में, है ना? दैट इज फॉर एग्जाम्पल सूरज फॉर हिंदूज, चांद मुसलमान हो गया, है ना? बकरी बकरा मुसलमान हो गया, फल सब्जियां हिंदू हो गए ना? क्योंकि ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है कई बार, वी एसोसिएट रिलीजन को हम रीजन के साथ में जोड़ देते हैं, लैंग्वेज को हम जोड़ देते हैं। होता है कि नहीं होता? तो दैट इज वाई नेवर टू एसोसिएट व्हेन वी टॉक अबाउट अरेबिक। अरेबिक मीन्स दोज पीपल हु आर स्पीकिंग अ कॉमन लैंग्वेज विद अ कॉमन इंटरेस्ट। तो ट्राइब हो जाती है एक। ठीक है, एक जैसे हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं। हाँ, देखो इस पंजाबी यूज करते हैं, स्क्रिप्ट फारसी हो सकती है। स्क्रिप्ट फारसी ये जो होते हैं ना उल्टा चलते, वो हो सकती है। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है अमृतसर में वो गुरुमुखी है, लेकिन लैंग्वेज क्या है? पंजाबी है। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में अंतर समझ में आता है आप लोगों को? कैन यू राइट इंग्लिश इन हिंदी? इंग्लिश लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट क्या है? रोमन। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। स्क्रिप्ट क्या है? रोमन। ठीक है। कैन यू राइट इंग्लिश लैंग्वेज इन हिंदी स्क्रिप्ट? देवनागरी। हिंदी किस में लिखते हैं? देवनागरी। क्या आप इंग्लिश को देवनागरी में लिख सकते हो? ऐसे ही लिखते हैं ना, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, देवनागरी, फाइन। तो और इंग्लिश में लिखना हो, यानी रोमन स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज क्या है? हिंदी। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली इग्नोर्ड सम थिंग्स टू एक्सेप्ट। तो ये क्या होता है ना, व्हेन यू रीडिंग अबाउट ऑल सच सिनेरियोज, व्हेन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हम पढ़ रहे हैं, तो अरब्स जो थे, अरब्स वो लोग थे जो कि अरेबिक लैंग्वेज बोलते थे, बस, है ना? उसको इस्लाम या क्रिश्चियन मत बनाना भी। ठीक है। ठीक है। विद द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज, अच्छा फिर एक बड़ी बात यहाँ पे क्या हुई, कोई ट्रेड था, अब आपने कंट्रोल कर लिया। जब आप कंट्रोल कर लेते हो, आप कोशिश करते हो टू शो योर सुप्रीमेसी। आपको फायदा कब होगा? जब आप उस पर टैक्सेस लगाना चालू कर देते हो। तो व्हेन वंस द पोर्चुगीज केम इनटू पिक्चर, दे स्टार्टेड पुटिंग अप टैक्सेस ओवर देयर, राइट? दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द ट्रेड एंड ट्रेड रूट ऑफ अरेबियन वाला साइड पूरा। तो इसमें एक और चीज लिख लो, पोर्चुगीज finally succeeded in establishing their monopoly. Portuguese finally succeeded
Portuguese finally succeeded in establishing their monopoly in Arabian Sea. In establishing their monopoly in Arabian Sea. And some part of western coast like Goa in 1510 AD, like Goa in 1510 AD, and Daman and Diu in 1530s. The Portuguese also started plundering their ships. The Portuguese also started plundering their ships of the Europeans. Their pirates were active. Their pirates were active in the Arabian Sea. The pirates were active in the Arabian Sea. पायरेट समझते हो? समुद्री डाकू कहाँ मिलेंगे आजकल? सोमालिया, गुड, और वो एक मूवी आई थी कैरिबियन, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नाइट्स, तो कैरिबिया वाली साइड में भी यू विल फाइंड सर्टेनली सम पायरेट्स, है ना? तो ये लोग क्या करते थे कि जैसे ही उन्होंने एरिया कंट्रोल करना चालू किया तो दे स्टार्टेड हैविंग डोमिनेंस, क्योंकि उनके जहाज बड़े अच्छे हुआ करते थे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने वाली कि एंशिएंट वर्ल्ड में रूल वो करता था जिसके पास में आर्मी बहुत अच्छी होती थी, बिकॉज लैंड पे जिसका बेटर कंट्रोल होगा ही विल रूल द एंटायर एरिया, राइट? मिडेवल टाइम में पानी पे जिसका अच्छा कंट्रोल होगा, है ना, वाटर, तो दे विल गोइंग टू रूल, है ना, दे विल बिकम अ सुपर पावर। ऐसे जैसे ही मॉडर्न वर्ल्ड चालू हुआ, एयर, तो जिसके पास एयरक्राफ्ट बेटर होते थे, आप देखना वर्ल्ड वॉर 1 2 अमेरिका स्टार्टेड हैविंग डोमिनेंस, तो उसका एक बड़ा कारण ये था कि उसका एयर पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता था, तो दैट इज व्हाई इट वाज एबल टू कंट्रोल, राइट? तो जिन जहाजों के पास में अच्छी ताकत होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन्स, है ना, फ्रांस, ब्रिटेन, तो दे हैव कॉन्फ्लिक्ट इन द एयर। इंडिया के पास शुरू में तीनों ही गराब था, है ना। इंडिया ने अभी चौथा जो वॉर होगी, इट इज मोस्ट लाइकली ऑन स्पेस। तो आप देखना इंडिया का टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 अभी जब ऑर्गेनाइजेशंस डालते हैं तो टॉप 5 में नाम, टॉप 4 में नाम, जो इनका क्वाड होगा उसमें इंडिया का डोमिनेंस है, थैंक्स टू इसरो, राइट? तो जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं या आपके पास में फाइट्स हैं या जेट्स हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं इंडिया गेनिंग पावर इन द स्पेस टेक्नोलॉजी thanks to our scientists or those institutions built by the founding fathers like Homi Jahangir Baba, APJ Abdul Kalam, Vikram Sarabhai, नाम सुने होंगे। तो वो जो पहले के लोग थे वो बड़े इसीलिए एथिकली दे वैल्यू सो मच। जब हम बात करते हैं गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना, बी आर अम्बेडकर, तो इस वजह से करते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये होता है
क्योंकि आप जो आज हो तो नींव कहीं ना कहीं पहले रखी जाती है ना। अनलाइक आपके नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, देर स्टिल स्ट्रगलिंग, है ना। तो वहाँ के एक प्रोफेसर आए थे पहले, अब तो नहीं आते जब जामिया में आए थे तो ही वॉज स्पीकिंग ऑन दैट बिहाफ दैट, मजाक ही उड़ा रहे थे खुद ही की कंट्री का, कि बोल रहे थे कि इंडिया हैज मूव टुवर्ड socialist ideologies. The Nehruvian is a socialist ideologies, but accepting the capitalism on that contrary. ठीक है, मिक्स्ड मॉडल अपनाया था हम लोगों ने, ठीक है। अमेरिकन्स और जो जर्मन्स और यूरोपियंस हैव एक्सेप्टेड द कैपिटलिस्ट मॉडल. चाइना, रशिया हैज एक्सेप्टेड द सोशलिस्ट और द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी. Unfortunately, Pakistan did not accept any of the model because we wanted to experiment something new. Unfortunately, we are still experimenting. मतलब ये था कि हम कुछ नया करना चाहते थे और नया इजाद करना चाहते थे, और आज तक हम इजाद ही कर रहे हैं. इस वजह से जो हमारी हालत है ना, क्योंकि आप उसमें देखोगे जो भी टॉप नॉच होगा, टॉप ब्रिक्स होगा, तो जियाउल हक, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, ये तो प्राइम मिनिस्टर थे जिनको दे बीन असैसिनेटेड, फांसी हुई थी, है ना. परवेज मुशर्रफ, इट इज ऑल अंडर द मिलिट्री कमांड. तो 37 ईयर ऑफ द रूल ऑफ पाकिस्तान इज स्टिल इन अ मिलिट्री टायरनी. तो दैट इज व्हाई दैट कंट्री इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, है ना. अब जो हालत बांग्लादेश में हो रही है, देख रहे हो ना, जो उस बांग्लादेश की वजह से इंडिया में प्रॉब्लम होती है, होगी, क्योंकि बहुत सारे इनफिल्ट्रेटर्स विल गोइंग टू कम इनसाइड, है ना. तो उसको कंट्रोल करना इज आल्सो अ बिगर चैलेंज. तो अभी जो आप बात बोल रहे थे, उसको चक्कू मार दिया, ये कर दिया, तो उसमें नाम भी आया था, इज अ बांग्लादेशी एंटरिंग. तो इट इज बिकमिंग अ बिग टास्क nowadays for the countries to handle those refugees, है ना. वो भी एक खतरनाक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पॉपुलेशन बर्स्ट है यहाँ पे, देख रहे हो ना, पहली बहुत आबादी है, और आ जाएंगे तो जो अमेरिका कर रहा है, आप उसको गलत नहीं बोल सकते ना. उसके यहाँ भी तो 7.5 लाख इंडियंस पहुंच गए. वो अब डिपोर्ट करता है तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि तरीका, हाँ, वो दिखा रहा है. क्योंकि अब आप बताओ नहीं तो हम आपको इसी तरीके से भेजेंगे, क्योंकि इट इज अ डिप्लोमेसी. देयर इज अ वर्ड कॉल, आप जब आईएफएस ऑप्ट करते हो ना, एक वर्ड है डिप्लोमेटिक, डिप्लोमैट्स कहलाते हैं. डिप्लोमैट्स तो एक अच्छा सा शब्द दे दिया, एक्चुअली इसका रियल सेंस है कनिंगनेस, चालाकी किसके पास कितनी है ना. तो जितना जो चालाक होगा, जो मूव कर पाएगा, तो वही रूल कर पाएगा. तो इंडिया की जो डिप्लोमैट्स होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं, जो चाइना जो है, वो इंडिया का भले ही साथ नहीं दे, लेकिन वो पाकिस्तान का भी साथ नहीं दे, तो फायदा है. यूएस किसकी साइड है आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में ही देखा जाता है ना. यूएस जिसकी साइड होगा उसका पलड़ा भारी होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो आप बोल सकते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ पावरफुल कंट्री, है ना, कंट्रोल करके रखा हुआ है. तो ये नहीं फर्क पड़ता कि नेपाल आपके साथ है कि नहीं, श्रीलंका आपको कैसे देखता है, बांग्लादेश क्या है. देयर इज मोर वेटेज गिवन टू यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मन, यूके. ये किसकी साइड है, ये किसकी साइड है, ये आपकी साइड है, तो यू विल हैव बेटर बेनिफिट्स. समझ में आया. तो दैट इज व्हाई दिस होल सिनेरियो कम इनटू पिक्चर. क्लियर है. तो पोर्चुगीज ने भी क्या किया, उनके पास नेवल फोर्सेस अच्छी थी, और इसी के साथ साथ दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द एंटायर प्रोविंस ऑफ द अरेबियन सी. ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिख लो. दे ऑल्सो कलेक्टेड मनी from the ships of the other countries. They also collected money from the ships of the other countries, and they also issued
अपास called cartas, and they also issued a pass called cartas. तो दे कलेक्ट मनी इन द सेंस कि यदि आपको ट्रेड करना है अरेबियन सी में, इंडिया जाना है, तो आपको कुछ हफ्ता हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन बोलते हैं, सुना है ना? पिक्चर्स में आपने कई बार देखा होगा कि रहीम चाचा अगले हफ्ते एक कुली आज और चंदा नहीं देगा, हफ्ता नहीं देगा। हफ्ता वसूली वॉज वेरी पॉपुलर इन 90s, ड्यूरिंग 70s 80s 90s होते थे, है ना? हर गली मोहल्ले में एक हफ्ता वसूली किया जाता था, गुंडा टाइप, राइट? ये बिहार में बहुत चला था। एक मूवी आई थी अपहरण, देखी होगी आपने। तो वहां पे ये लोग क्या करते थे, अपहरण इज लाइक मोर और लेस लाइक नॉट एज अ गुंडागर्दी, गून फाइटिंग, बट इज मोर लाइक अ बिजनेस। तो उसमें क्या होता था कि दे यूज टू, रैकेट होते थे बहुत बड़ा बड़ा, जो आप जेल में बैठ के चलाते थे लोग बाग। तो क्या करते थे कि जैसे आप मान लीजिए बहुत रिच क्लास से हैं, कोई सेठ जी हैं, तो आपको उठा के ले गए, है ना? और इन रिटर्न दे वांट सम हैवी ब्राइबरी, जैसे मान लो 1 करोड़ ले लिया आपसे, ठीक है? उसके बदले में दे इशू अ पास कि अब ये साहब 1 साल तक कोई किडनैप नहीं करेगा, ठीक है? तो 1 साल तक का आपको लाइसेंस मिल जाता था, किडनैपिंग लाइसेंस, कि अब आपको nobody will going to do that, if they do so तो we are there to protect you, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मनी, ठीक है? तो ये बिहार में बहुत चला था। तो उसपे आप अपहरण मूवी जो आई थी ना, अजय देवगन वाली, तो उसमें ये यही दिखाया गया था, आपने देखा होगा कई मूवीज में। तो दैट इज वाई इट्स बीइंग, बिकॉज मूवीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी में होता है वो आपको पर्दे पे दिखाया जाता है, ठीक है? हर दौर में हर पर्दे पे अलग मूवी होती है ना? दैट इज वाई पोर्चुगीज ने यहाँ स्टार्ट किया था, और वो पास जो था, इशू अ पास कॉल्ड कार्टास। आपको पैसा देना, हाँ, तो एक एक साल का इशू कर दिया, यू कैन ट्रेड, कम एंड हैव योर गुड सेल इन द ओपन मार्केट। अच्छा, यदि नहीं दिया तो दे विल डंप द शिप्स इन द मिडल ऑफ द ओशन, ये भी है, ठीक है? तो पैसा देना कंपलसरी है, नहीं तो लड़ लो। समझ में आया? नेक्स्ट लिखो। द डच एंड द इंग्लिश, क्या होता है? चलो ये लास्ट सेंटेंस तो लिख लो। डच एंड द इंग्लिश, हाँ हाँ, ऑल्सो ज्वाइन द रेस in the 17th century. The Dutch and the English also joined the race. सलमान खान वाली रेस नहीं, रेस फॉर supremacy to control trade and trade route, right? So the Dutch and the English also joined the race in the 17th century. रेस मतलब अब लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, किस लिए करेंगे? टू कंट्रोल द ट्रेड, ट्रेड रूट, अरेबियन सी पे जिसका अधिकार रहेगा उसको फायदा होगा। वो स्पेक्टेटर थे, यही तो बड़ा ताजुब की बात है। आपके शहर में आके ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लो दो बाहर वाले लोग आकर के आपके घर में लड़ रहे हैं कि ये कमरा मेरा है, ये कमरा मेरा है, और आप बैठ के देख रहे हैं, है ना? ठीक है, चलो, विल मीट आफ्टर योर 10-15 मिनट्स ब्रेक, आपका जो भी है। लाहौर वाले पंजाबी से सीखते कौन सा पेंट में जाए? वो जो
भाषा की